Hello everyone, welcome back to the Hit the Batch of Radhika classes. This is the fourth lecture of chapter coordination compound. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट थ्योरी पढ़ाऊंगी. पहले 3 लेक्चर्स में मैंने उस थ्योरी को स्किप किया था क्योंकि वो थ्योरी में क्या था, सिर्फ बेसिक हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है. तो मैंने पहले इंपॉर्टेंट थ्योरीज जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट कर दिया. अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनसे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है कि थ्योरी को एक्सप्लेन करो, जिसने भी दी उसके बारे में बताओ, कुछ ऐसा नहीं आएगा, लेकिन वो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. तो जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये टर्म्स आपकी क्लियर होनी चाहिए. तो ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना थर्ड तक हो गया, थर्ड लेक्चर तक हो गया, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है. ये कॉम्प्लेक्स जो इसके अंदर होगा पानी के साथ कभी भी हाइड्रोलाइज होके टूटता नहीं है. यहां पे जहां स्क्वायर ब्रैकेट है सबसे पहले होगा सेंट्रल मेटल एटम जो कि डी ब्लॉक को बिलोंग करता है. इट बिलोंग्स टू दी डी ब्लॉक. स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है. इसके साथ लगे होंगे लीगेंड्स. ठीक है, अब इस साइड पे या इस साइड पे कुछ ना कुछ यहां पे मेटल विच बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2. इधर आपके पास नॉन मेटल विच बिलोंग्स टू पी ब्लॉक लगे होते हैं. ज्यादातर हैलोजेंस होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ होंगे, उनके कंपाउंड्स होंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे. अब जो ये लीगेंड्स हैं वो ज्यादातर हमारी ज्योमेट्री में, मतलब एनसीईआरटी में 6 हैं या 4 है. इस बात का ध्यान रखना. जो ये मैंने बना दिया, ये सेंट्रल मेटल एटम, दीज आर लीगेंड्स. यहाँ पे और या पीछे कुछ ना कुछ होगा. स्क्वायर, अब जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ानी है, वेरी फर्स्ट थ्योरी जो वर्नर थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लीगेंड्स होते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लीगेंड्स मेटल, लीगेंड्स 6 या 4, या हम कुछ भी ले लें, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया. अब आपने ध्यान रखना है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लीगेंड्स हैं वो कभी भी नहीं टूटते, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ही जुड़े रहते हैं. वो उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो कि हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, वो बताते हैं. तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लीगेंड्स हैं वो होती है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी. सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, एंड दिस इज रिजिड, ये कभी टूटती नहीं है हाइड्रोलाइज होने पे. इस साइड पे या इस साइड पे जो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की तरफ है, ये वाले या ये वाले, ये होती है प्राइमरी वैलेंसी. ये होती है प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेबल होती है. आयनाइजेबल का मतलब है जो टूट जाती है. सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ रहेगी, वो साथ रहेगी, ये टूट जाती है. इसकी वजह से चार्ज आता है. ठीक है, कितना आयनाइज हो गया. जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ लीगेंड्स कितने लगे हुए हैं, जो उसकी ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन. 6 लगा दिए, तो इस तरह से हम ज्योमेट्री को बना सकते हैं जो हमें बताएंगे लीगेंड्स कितने लगे हुए हैं. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, सेकेंडरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ, वो कभी नहीं टूटती. कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी. वो हमें उसका रिजिड स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में बताएगी. प्राइमरी वैलेंसी टूट जाती है, आयनाइज हो जाती है. ठीक है, वो आयनाइज हो जाएगी, वो हमें उसके चार्ज के बारे में बताएगी. क्लियर है ये दो बातें. कितने लीगेंड्स इसके साथ लगे हैं, 6 लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. 4 लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2. 2 लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2. क्लियर है. इस
कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। वो किसकी वजह से पता लगेगा? सिर्फ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स है, बाहर का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, बाहर का कुछ लेना देना नहीं है। बाहर की चीज सिर्फ जो प्राइमरी वैलेंसी है वो चार्ज निकालने में हेल्प करती है, ठीक। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपको दिया K3 Cu NH3 0, इस तरह का कोई दे दिया, Cl6 कर लेते हैं। कुछ भी लिख लिया हमने, जो स्क्वायर, अब देखो जो सेंट्रल मेटल एटम जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जिससे ज्योमेट्री पता लगती है ऑक्टाहेड्रल, फुल लाइन से रिजिड है, फुल लाइन से दिखाओ। और जो प्राइमरी वैलेंसी है बाहर की तरफ, उसको डॉटेड लाइन से दिखाओ किसी भी तरीके से। के कितने के हैं? 3, 1 2 3, के और के। दिस इज द वर्नर थ्योरी, ठीक। प्राइमरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, सेकेंडरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कितने आयंस टूट सकते हैं इसके? 3। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने पोटेशियम बाहर जा सकते हैं? 3। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। अब आयंस टूटने की बारी आ गई। आपको क्वेश्चन दिया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपने इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो कॉपर के साथ क्लोरीन कितने लगे हैं, प्राइमरी वैलेंसी चेक ही नहीं करनी। फिर आपको दिया K3 Cu Cl6, ब्रेक डाउन कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, इसको तो कुछ नहीं होगा, CuCl6 एज इट इज। कितने पोटेशियम अलग हो गए? 3। आयनाइज हो जाती है प्राइमरी वैलेंसी। टोटल कितने आयंस प्रेजेंट हैं? 3 पोटेशियम, एक ये कॉम्प्लेक्स, 3 + 1, टोटल कितने हो गए? 4, ठीक है, 4। आयनाइजेबल आयंस कितने हो गए? 4। क्लियर है कैसे करना है? तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कभी आयनाइज नहीं होती, इसलिए वो फुल रिजिड लाइन से और वो डॉटेड लाइन से। क्लियर? सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरी बात, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं। तो इट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन बिकेम फेमस एज द कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी थी, ठीक है, जिसको आगे जाके वर्नर थ्योरी का नाम दिया गया। द सेंट्रल मेटल एटम आयन इन अ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, वही बोला ना जो टूट जाएंगे, एंड आर कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है, मतलब क्या है इस लाइन का? K3 FeCN6, आपसे ये पूछा इस पे चार्ज क्या आएगा, इसको हटा दो। कितने हटाए मैंने? 3 पोटेशियम के आयंस हटाए, 3 पोटेशियम हटाए, 3 पॉजिटिव चार्ज लगाए, हटाए, यहाँ क्या आ जाएगा? -3। प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर की तरफ होती है वो आयनाइज हो जाती है एंड आर कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ, उसकी वजह से यहाँ का चार्ज पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू द वैलेंसी ऑफ दैट मेटल टुवर्ड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव आयंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। वो हमें वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्प करती है। डायरेक्शनल है, कॉम्प्लेक्स की पर्टिकुलर शेप बताती है। ये देखो रिजिड लाइन से रिजिड 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 और वो डॉटेड लाइन से, ठीक है। उसके बाद ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स क्यों मैंने लास्ट में पढ़ाई, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो कंपाउंड से क्या क्या पता लग जाना चाहिए था, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर, सब पता लग रहा था, शेप। इसने कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ बता दिया प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं करते, ये नहीं बता पाया था। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी जो बाहर होती है, सेकेंडरी जो अंदर है, प्राइमरी जो आयनाइज हो जाती है, सेकेंडरी जो आयनाइज नहीं होती, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ी रहती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। तो ये सब कुछ बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद
कुछ टाइप के क्वेश्चन, इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया COCl3.6NH3, ये दे रखा है। जहां मैंने बताया जहां डॉट आ जाती है ये डबल सॉल्ट होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अभी क्या किया, इट वॉज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयंस, वो क्लोराइड आयंस की बात कर रहे हैं, कुड बी प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज AgCl, मतलब ये बाहर चले जाएंगे AgCl की फॉर्म में, ऑन एडिंग, जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, AgNO3 डालेंगे। तो आपको ये सॉल्ट दे रखा है, ये सारे पहले वाला लिया, इसमें से AgCl बाहर हो जाता है, मतलब Cl बाहर हो जाएगा, मेनली AgNO3 में से डालेंगे, जैसे इस सॉल्ट में AgNO3 डालेंगे तो AgCl बाहर हो जाता है, ठीक है। तो किस तरह का, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर क्या करना है आपने ना, फॉर्मूले बनाने हैं, कौन सा कोड, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है कोबाल्ट, तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बनने के चांस है। तो एक मैं बनाऊंगी, दो मैं बनाऊंगी, बाकी आपने बनाने हैं, ठीक। तो मुझे दिया COCl3 6NH3, इसमें डाला AgNO3, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेसिपिटेटेड, 3 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, 3 लिखा है। आपने ध्यान से फॉर्मूला देखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। CO को पहले रखोगे, CO, C बड़ा O छोटा, कोबाल्ट, नहीं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल हो जाएगा। कितने Cl बाहर करने हैं, 3, यहां से बाहर कर दो, बाहर प्राइमरी वैलेंसी में, क्योंकि वो तो आयनाइज हो गए। सेकेंडरी वैलेंसी में NH3 को तो कुछ नहीं हुआ, NH3 6, फिर इसका नाम लिख देना। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, क्या है Cl, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, है क्या, NH3, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाने हैं। अब एक और मैं बनाती हूँ, ये वाला, ये हो गया, ये दोनों आपने करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने दोनों करके दिखाने हैं, ये वाले, ठीक। तो अभी हम कौन सा करेंगे, लास्ट वाला। अब नेक्स्ट है COCl3 4NH3, जैसे इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, इसने 1 मोल ऑफ 1 AgCl को प्रेसिपिटेट कर दिया, मतलब टोटल 3 में से एक बार गया, क्या फॉर्मूला बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट CO, एक बार कर दिया, कितने बच गए, Cl2, और क्या बच गया, NH3 4, और कितने बाहर चले गए, 1, ठीक है। फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला दिया, कितने मोल्स बाहर हो रहे हैं, AgCl 1, मतलब एक Cl बाहर कर दो, 2 वहीं के वहीं रह गए, NH3 वहीं का वहीं, 4 नीचे आ जाएगा, एक Cl बाहर, ठीक है। ये आपको ऐसे करने हैं, बाकी आपने सारे खुद बनाने हैं। अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, जब मैंने लिगेंड्स बनाए तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको, वो चीज क्या है, AgCl, सॉरी, आपको दे दे CO NH3 6, 6 लिगेंड्स लगे हैं, CO NH3 4 और Cl2, इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, किसके कॉम्प्लेक्स हैं, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं। एक में NH3 लगा 6, दूसरे में NH3 के साथ Cl लगे हैं, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो सेकेंडरी वैलेंसी में, प्राइमरी मैंने लगाई नहीं। जब एक जैसे लिगेंड लगे हो, इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, when all the ligands are of same kinds, होमोलेप्टिक, जब अलग अलग लगे हो, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ये एग्जाम में आया था पहले, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने लिगेंड्स हैं वो हमने बताने हैं। तो मैं इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन करा रही हूं, 5th पार्ट, PtCl2 2NH3, अभी क्या किया, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड,
कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे पर मोल्स द कंपाउंड विद, जब इसके अंदर AgNO3 को मिलाएंगे। मुझे क्या बनाना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और बतानी है सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कितने Cl को बाहर करूं, ये वाला क्वेश्चन है। कितने, 0, मतलब एक भी नहीं करना, ये तो बहुत इजी हो गया। Cl 2 NH3 2, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी आई, 2, 2 और 2 4, सेकेंडरी वैलेंसी आ रही है 4। ठीक है, सिर्फ काउंट करनी है कितने Cl है, 2, NH3 कितने है 2, 2 + 2 4, सेकेंडरी वैलेंसी 4। तो एक और करा देती हूँ, फिर आप करोगे। क्वेश्चन दिया आपको NiCl2, ये मैं आपको सेकेंड करा रही हूँ, 6H2O, इसमें मिलाया AgNO3, कितने मोल्स प्रेसिपिटेट हो गए AgCl के, इसमें कितने हो गए 2। फॉर्मूले में से 2 Ni डी ब्लॉक, 2 Cl निकालने पड़ेंगे, H2O 6, 2 Cl बाहर, ये फॉर्मूला बन गया। क्या पता आपको नाम लिखने के लिए आ जाए तो नाम भी लिख सकते हैं, हेक्सा, एक्वा, निकल और क्लोराइड, बाहर वाले का डाई नहीं लिखना होता। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, प्राइमरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6। ठीक, तो बाकी पार्ट आप खुद करोगे, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम मेटल कार्बोनिल्स पे। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, कॉम्प्लेक्स साइन लिगेंड्स स्क्वायर ब्रैकेट लिगेंड्स, ये जो 6 नंबर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, ऊपर हमें चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं माना जाएगा, और डबल सॉल्ट्स के लिए डॉट लगानी जरूरी है। तो चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा है मेटल, मेटल जुड़ा हुआ है कार्बोनिल्स के साथ, सी के साथ। ठीक है, मेटल कंबाइंस विथ CO, सी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हर एक में NiCO4 FeCO5 हर जगह पे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल के साथ कार्बोनिल जुड़ा है। ठीक है, कार्बोनिल मतलब CO। अब ना क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकता है, जैसे आपसे बोले विच वन इज करेक्ट, FeCO5, FeCO6, FeCO7 या FeCO8, आपको कैसे पता लगेगा कि कितने कार्बोनिल लगाने हैं Fe के साथ, 5 लगाऊं, 6 लगाऊं, 7 लगाऊं, मतलब करेक्ट करने के लिए आ गया। तो जब बॉन्डिंग होती है ना सेंट्रल मेटल एटम के साथ कार्बोनिल की, उसको हमने करना है किसके थ्रू लर्न, EAN के थ्रू लर्न। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सबसे पहले तो होती क्यों है ये बॉन्डिंग वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कितने कार्बोनिल लगाने हैं, 5, 6, 7, 4, जितने मर्जी, कैसे पता लगेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, Z माइनस एक्स प्लस, यहां से Z माइनस एक्स, मतलब इसमें क्या करना है आपने किसी भी तरीके से आपकी रेफरेंस में फॉर्मूला दे सकते हैं, आपको खुद से लगाना है, तो आप XY की जगह कुछ और भी हो सकता है, Z यही रहेगा, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। मैं आपको ये फॉर्मूले के बाद सिंपल सी एक ट्रिक से बता दूंगी कि कैसे निकालना है। उसके बाद चार्ज ऑन मेटल, Y, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय, कंट्रीब्यूटेड लिखेंगे, कंट्रीब्यूटेड बाय कार्बोनिल।
ठीक है, इसको करने पे ना थोड़ी सी दिक्कत आती है, फॉर्मूला लर्न कैसे होगा, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, जैसे मैंने आपको दिया, ये नंबर लर्न करने हैं नोबल गैसेस के 2, 8, 18, 36, 54, इसी में से आता है और आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है 36। तो EN में ना आपको ये 36 नंबर लर्न करना है। अब 36 नंबर आ गया तो वो कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं। आपसे पूछा FeCO5 बनता है, FeCO6 बनता है, मतलब Fe के साथ कार्बोनिल 6 लगेंगे, 5 लगेंगे, 7 लगेंगे या 8 लगेंगे, ठीक है। तो मुझे करना है इसको सॉल्व। अब EN का फॉर्मूला तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, कैसे लगाएं? आपने क्या करना है, जिस सेंट्रल मेटल एटम लो उसका एटॉमिक नंबर 26 जो भी दिया होगा वो ले लिया, उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल के केस में 0 ही आती है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। एटॉमिक नंबर लिया, कार्बोनिल का केस ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो चार्ज हम चेक करते ही नहीं, चार्ज ऑन द मेटल 0 ही आने वाला है, क्योंकि कार्बोनिल के ऊपर 0 चार्ज है, तो चार्ज नहीं आएगा, तो इसको रहने देते हैं। सबसे पहले आपने एटॉमिक नंबर लेना है, उसके बाद क्या करना है, जितने CO लगे हुए हैं ना, जितने CO5 लगे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 to the 10, या 10 मैंने मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर देना है, प्लस किया, टोटल कितना हो गया 36, ठीक है, कितना हो गया 36। ऐसे आपने सबके निकाल लेने हैं। फिर आपने देखना है इनमें से जो नंबर नोबल गैस को अप्रोच करेगा, मैंने यहाँ पे नंबर लिखी दी और आपको ध्यान रखना है कि 36 ही आना चाहिए, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे दिया आपको, इसमें से मैंने दिया NiCO4, क्या ये बनता है? वैसे तो पता ही है कि बनेगा, लेकिन फिर भी बताओ EN के अकॉर्डिंग चेक करो। Ni का एटॉमिक नंबर 28, 0 चार्ज होता है कार्बोनिल के केस में। CO 8 into 2, 4 into 2 8, 36, यस ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। अब कई केस ऐसे आ जाते हैं, ये वाला Mn2CO10, तो चलो इसको करते हैं अभी। Mn2CO10, पहले 2 Mn बना लो, 5 CO इधर लगा दो, 5 इधर लगा दो, CO 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 मैंने ऐसे ही लगा दी। अब आपसे पूछा क्या ये एग्जिस्ट करता है, इज दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट? अभी तो मैंने NCERT से ही उठाया है, तो ऑब्वियसली करता है, लेकिन अगर कोई और ऐसे आ गया तो कैसे करोगे? सबसे पहले Mn को डिवाइड करो 2 पार्ट में, ये वाला पार्ट ले लोगे, चाहे इधर वाला कंसीडर करो चाहे उधर वाला। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, कार्बोनिल कितने लगे 1 2 3, इस साइड पे, उधर नहीं देखना, एक पार्ट को लो, 1 2 3 4 5 to the 10। अब इसकी एक और बॉन्ड है तो एक और नंबर प्लस कर दो, एक और बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 10 कर दिया, एक और बॉन्ड है, एक और प्लस कर दो, टोटल कितना हो जाएगा 36। यस इट अप्रोचेस टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सो यस इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकियों के भी चेक कर सकते हो। बाकी सारे केसेस में Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24, कार्बोनिल कितने लगे हैं 6, 6 to the 12, 12 पे कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही सबके चेक कर सकते हो, सब पे यही आने वाला है। तो अब एक ही रह गया, उसको भी चेक कर ही लेते हैं। 36 ही आया है, EN के अकॉर्डिंग होते हैं ये। कॉम्प्लेक्स CO को बीच में से पहले ऐसे कर दिया, कोबाल्ट 27, कितने लगे हैं 1 2 3 4, 4 to the 8 और एक और प्लस कर देंगे, ठीक है 16 36। तो EN के अकॉर्डिंग तो ये हो गए सारे के सारे स्टेबल 36 में। अब ये बने कैसे? बनने के लिए सेंट्रल मेटल एटम जो था वो किसके साथ कंबाइन हो रहा था? कार्बोनिल के साथ। अब इन्हीं की क्यों स्टडी करी, ठीक है, इतने सारे थे,
इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि इसी को पढ़ा जा रहा है एक अलग हेडिंग के अंदर। उसके लिए पहले हमने देखा मेटल को। मेटल जो होते हैं, मेटल वो करते हैं डी ब्लॉक को बिलोंग, एज वी हैव स्टडीड। डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा जगह खाली है, ये देखो जगह खाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। कार्बोनिल को ही क्यों मेन प्रेफरेंस दे रहे हैं? कार्बोनिल की एमओटी थ्योरी को पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास +1। इसकी पाई ऑर्बिटल खाली है, इसकी पाई ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। मेटल का डी ऑर्बिटल पी तक भरा हुआ है, डी खाली है। इसमें डी तो है ही नहीं, पाई पी भी खाली है। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पी ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली है, ठीक है। कार्बोनिल में क्या खाली है? पाई स्टार 2p का एंटी बॉन्डिंग खाली है। मेटल में क्या वैकेंट है? डी ऑर्बिटल, ठीक। इस वजह से क्या होगा, उसमें भी जगह खाली है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन भी हैं, साथ साथ जगह भी खाली है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी, डी ब्लॉक के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जगह भी खाली है। उसके साथ साथ कार्बोनिल में पी भरा भी हुआ है, ये इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन भी है, इसका पाई स्टार भी खाली है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है? सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? अब आप देख रहे हो मेटल, यहां पे क्या लगा हुआ है? कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को जो उसके पास थे मेटल की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। कार्बोनिल जो उसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो कहां भेजेगा? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, उनकी डी ऑर्बिटल में, क्योंकि वो खाली थे। साइड बाय साइड ये यहां से गए, सिग्मा बॉन्ड बन गई, एक बॉन्ड बन गई। अब दूसरी तरफ से क्या होगा? क्योंकि डी ब्लॉक के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और इसके पास पाई स्टार खाली पड़ा हुआ है, वो बैक बॉन्डिंग से इसको फिर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इसने कार्बोनिल ने इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन कहां गए? डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में। अब उसको पता लगा कि इसकी पाई स्टार खाली पड़ी है, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर दिए और पाई बॉन्ड बना दी। तो ये शिफ्टिंग, जब बैक से भी अटैक लगता है, बैक बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्पेशल क्यों है? एस और पी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं इसमें। इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड कब बनती है? बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन देगा वैकेंट ऑर्बिटल में। पाई बॉन्डिंग कब बनती है? डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, जहां इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो कहां चले जाएंगे? पाई स्टार में। और इस तरह की बॉन्डिंग, कार्बोनिल ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन लिए, डोनेट किए, ट्रांसफर करे, कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, कंट्रीब्यूट वर्ड लेके चलेंगे। कहां चले गए वो? जहां पे मेटल का डी ब्लॉक खाली था, डी ऑर्बिटल खाली था। फिर डी ऑर्बिटल ने, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे, उसने कहां पे किया? उसकी पाई स्टार में। इधर से अटैक हुआ, इधर से इसने अटैक किया। इसने पहले सिग्मा बॉन्ड बनाई, उसने पाई बॉन्ड बना दी। हेल्प होगी दोनों की, बैक अटैक हो गया, बैक बॉन्डिंग होगी। उस तरह की बैक बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। तो मेटल कार्बोनिल की वजह से सिनर्जिक इफेक्ट होता है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। तो वो जो बैक अटैक हो रहा है सिनर्जिक इफेक्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आप क्या देख रहे हो? द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब भी स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल लिगेंड्स के साथ कैसे कैसे जुड़ रहे हैं। एक बार स्टेप वाइज जुड़ते हैं, 4 लिगेंड्स, पहले एक जुड़ा, फिर दूसरा, एक जुड़ गया Ml, फिर दूसरा जुड़ा Ml2, फिर तीसरा Ml3, फिर Ml4। ये उनके रेट कांस्टेंट लिखे हुए हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऊपर और नीचे रिएक्टेंट का वो लिख देते हैं। K1, K2, K3 आर द स्टेप वाइज, एक एक करके ऐड करा रहे हैं। अब हमने चारों के चारों इकट्ठे ऐड कराए, इसको बोलते हैं
स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, ओवरऑल कराना हो या स्टेप वाइज कराना हो तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। स्टेप वाइज में क्या है, एक लिगेंड डालो, फिर दूसरा लिगेंड डालो, फिर तीसरा डालो, फिर चौथा डालो, ये उनके रेट कांस्टेंट दे दिए। एक बार क्या किया, ओवरऑल में इकट्ठे डाल दिए। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ किसका, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 इंटू K2 इंटू K3, जितने डालने हैं उतना यहाँ पे नंबर कर दो। 4 है स्टेप, 4 n नंबर ऑफ स्टेप है, ठीक है। तो B क्या डिनोट करता है हमारे पास, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। B3 दे दिया, कितने स्टेप होंगे, K1 K2 K3, Bn दे दिया नंबर ऑफ स्टेप। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो आपको दे दे, अब बोले इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालो, ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स निकालना आ गया, हमें स्टेप के रेट कांस्टेंट बताने पड़ेंगे। तो हमने ओवरऑल निकाल लेंगे उनका प्रोडक्ट करके। अब वो बोलेंगे इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालो। इंस्टेबिलिटी मतलब अब लिगेंड्स को हमने तोड़ना है, ठीक है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकलता है, बीटा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना हो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर दो। तो ये लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और द डिसोसिएशन कांस्टेंट जब वो टूटेगा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन। बन कैसे रहा था, बीटा से। बीटा में क्या करना था, स्टेप वाइज को मल्टीप्लाई करते रहो, निकल जाएगा, निकल गया। अब इसको तोड़ना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो बनने वाले का रेसिप्रोकल कर दो। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस कॉम्प्लेक्स का B4 बता रहा है कि 4 स्टेप में रिएक्शन हुई और उसकी कांस्टेंट वैल्यू ये आपको दे दी, कितनी, 2.1। हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन, ऑब्वियसली इसका उल्टा करना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/B4, ठीक है। 4 को नीचे लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 10⁻13। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक। तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर, सब टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, अच्छे से नोट्स बना लेना, आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम D एंड F स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।